अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि हमने देखा कि ज़मान पार्क की तलाशी के लिए मुज़ाकरात हुए बाकायदा एक टीम के साथ इमरान खान साहब के, और उसमें कोई बात तय नहीं हो सकी, डेडलॉक बरकरार रहा। तो उसके बाद फिर पुलिस पार्टी बगैर तलाशी लिए वापस चली गई है। अब उसके बाद वो क्या कार्रवाई करेंगे ये देखना होगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि तजावुज़ात के खिलाफ वहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और उसके लिए वहाँ पर भारी मशीनरी भी मंगवा ली गई है। इसके साथ साथ बड़ी तेज़ी से एक डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अरकान इसको खैरबाद कहते जा रहे हैं, और अभी तक एक साबिक वफाकी वज़ीर के समेत 9 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो पुराने अरकान असम्बली के जो पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। तो क्या ये PTI, इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि अब कमज़ोर बल्कि ख़त्म होने की तरफ जा रही है और फाइनली इसके बहुत से धड़े और ग्रुप्स हमें नज़र आएंगे? क्या इन लोगों के जाने से एक पार्टी को कोई फ़र्क भी पड़ता है या नहीं? इसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि जान सकें कि क्या कोई बैकडोर भी कोशिश हो रही है कि सूरत हाल को मज़ीद संगीन होने से बचाया जाए और कुछ बेहतरी की तरफ मामलात जाएँ। और एक अहम खबर जो लाहौर हाई कोर्ट से भी आज PTI के लिए आई है वो ये कि जो उनके मेंबरान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन उसे कलअदम करार दे दिया गया है। तो क्या PTI वापस असम्बलियों में जाएगी तो उससे उन्हें कोई प्रोटेक्शन मिल सकेगी, उनके खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कोई ब्रेक आ सकेगा? ये और समेत बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलती हूँ मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि जो एक कल से था कि जी ज़मान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं और उसके लिए शायद पहले तो अंदेशा था कि कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, और फिर बात ये हुई कि जनाब मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ तय कर लिया जाए और फिर तलाशी दे दी जाए। तो अब इमरान खान साहब ने आज कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने तलाशी नहीं दी। आपको क्या वजह नज़र आ रही है कि ज़मान पार्क के लिए वो सर्च ऑपरेशन के लिए क्यों नहीं आने दे रहे? उन्हें आने दें, अगर कोई नहीं है तो पता चल जाएगा सबको कि कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक अगर तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं तो फिर कोई भी जगह जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी जगह को इतना मुतबर्रिक आपको मुकद्दस नहीं बना लेना चाहिए कि वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे सर्च ही ना कर सकें। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि कानून के मुताबिक तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए, जहाँ तक ज़मान पार्क की बात है, अगर उन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इमरान खान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से कहा आप उस तरह से कर लें, तो हुकूमत को भी चाहिए कि उस तरह से ही कर लें। लेकिन ये दोनों तरफ से जो हट दर्मी दिखाई जा रही है, ये चीज़ों को जो है ना मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जाती है। हुकूमत क्या चाहती है, किस तरह, क्या वो चाह रहे हैं, किस तरह ऑपरेशन करना चाह रहे हैं? अगर ऑपरेशन करना चाहती है, वहाँ पे सर्च करना चाहती है। आज सीनियर पुलिस अफसर गए हैं वहाँ पे, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं, चीज़ें भी की हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि जिसके घर की तलाशी लेनी हो आप उसकी तमाम शर्तें मान के फिर तलाशी लें। उन्हें बिल्कुल चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन माजी में हमने ऐसे वैसे देखा नहीं है इस तरह से कि लोग जो हैं इस तरह से किसी के घर में अगर कोई तलाशी हो, सर्च वारंट हो, तो उसके ये तो इमरान साहब कानूनी बात हो गई। लेकिन पॉलिटिकली क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को इतने के बेवकूफ़ हैं कि अपने घर में दहशतगर्दों को छुपा के बैठे हुए हैं, जबकि उन्हें पता है कि इस वक्त तो सारी जो सिचुएशन है वो उनके अगेंस्ट है और कोई भी चीज़ बहाना बना के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? सियासी तौर पे कोई भी लीडर इतना बेवकूफ़ नहीं होता। जैसे हम कहते थे राना सनाउल्लाह क्यों गाड़ी में हीरोइन लेके कोई भी लीडर, कोई भी सियासी रहनुमा, कोई भी सियासी कारकुन इवन इतना बेवकूफ़ नहीं होता। मामला ये है कि माजी में भी अगर आप देखें तो हमारी तारीख ऐसी चीज़ों से बड़ी पड़ी है जहाँ पे सियासतदानों के खिलाफ बड़े बड़े अजीब मुकदमात भी दर्ज होते रहे हैं, और उनको वजह सिर्फ ये होती है कि उनकी तजलील की जा सके या इस तरह से माहौल बनाया जा सके कि उनको मुजरिम तो खैर कर नहीं सकते तो मुलजिम तो कम से कम वो साबित दबाव डाला जाए उनको। हाँ जी, तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये हमेशा खराबियां पैदा करती हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से अब लोगों को सोचना चाहिए, फैसला साजों को सोचना चाहिए कि इस तरह के अब हथकंडे जो हैं लोग भी उनको जान चुके हैं, तो अब लोगों को ज़्यादा और ख़ास तौर पर मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इससे मेरा ख्याल है फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ज़्यादा होता है। मैं आज पढ़ रही थी फवाद चौधरी साहब पर
पानी की टूटी चोरी और पाइप चोरी का भी केस बना दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इस तरह के मुकदमात होंगे तो फिर सुबकी होगी ना। चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। चौधरी साहब, ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ये अजीब से मुकदमात भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मामलात हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, अखलाकी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, लेकिन कानूनी तौर पर तो इसमें कोई मुजायका नहीं है कि इमरान खान साहब दे दें घर की तलाशी। वैसे उन्होंने मीडिया को भी कल सारा सर्च इन करवाया था कि जी देख लें आप क्या है अंदर मेरे घर के, तो फिर पुलिस अगर आ रही है तो उनको भी दिखा दें, क्या निकाल लेंगे वो? नहीं, इसका तरीक़ेकार ना इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, ना हुकूमत की ख्वाहिश है, ना ही किसी और की ख्वाहिश है। इसका तरीक़ेकार कानून में दर्ज है। जब आप सर्च वारंट लेते हैं, और ये जो सर्च वारंट है, क्योंकि इमरान खान साहब बिहाइंड द बार्स नहीं हैं और उनके घर पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं वो कंपनी करते हैं, साथ में फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं और वो वहाँ पे इतला दी जाती है और सर्च कर ली जाती है। सर्च के लिए 400 आदमी भी नहीं जाता है। सर्च के लिए जो है एक लिमिटेड सा मामला होता है और कोई किसी को जो है फिर इनकार नहीं होता। असल में तो मामला ये है कि इसका एक सियासी पहलू ये है कि इमरान खान समझते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है या उनके मामलात कुछ इस तरह से हो जाएंगे। जिस तरह से आपको याद हो कि शहबाज गिल के कमरे की तलाशी के वक्त पूरा मीडिया भी साथ गया था जब वो उनका किया गया था। तो अगर मीडिया को भी इजाज़त दे दें तो उससे फिर शफाफियत का आंसर जो है वो सामने आ जाएगा, और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो सर्च की बात की जा रही है, उसका भी फिर एक मामला जो है इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा हसासियत हो चुकी है हर तरफ, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने करना है तो आप इसको इंश्योर करें, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है जिस किस्म के मामलात चल रहे हैं तो वो हुकूमत की नीयत के बारे में भी शाकी हैं इमरान खान साहब, और हुकूमत जो है इमरान खान साहब पे शाकी है। तो उसका तरीक़ेकार तो फिर ये है ना कि साफ शफाफ तरीके से जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, ख़वातीन पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में और मीडिया एज पर लॉ उसको कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हारून रशीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने आज फिर हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो ज़मान पार्क वाला मामला है, कह रहे हैं कि जी यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने कल सारे इंटरनेशनल मीडिया को भी दावत दी हुई थी, लोकल मीडिया के भी लोग थे, और उन्होंने कहा कि देख लें। अब ये आमिर मीर साहब ने आज क्लेम किया कि 8 बंदे तो पकड़े भी गए हैं वहाँ से जो मुख्तलिफ रूप धार के निकल रहे थे। ये आप समझते हैं कि जो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश है कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये वाकई नैरेटिव जो है वो बन सकता है, इसको बाय किया जा सकता है? इतनी लंबी तमीज आपने बांधी, सफेद झूठ है, बस इतनी बात है। अब वो मेरा यार है, मैं उसको जानता हूँ 27 साल से। वो 10 आदमी नहीं रखेगा घर में, 10 आदमी अव्वल तो जरूरत क्या है? 10 आदमी रखने का मतलब आपको क्या पता है? सिर्फ खाना पकाना नहीं है, उनके लिए चाय पकेगी, उनके लिए वॉशरूम्स चाहिए होंगे। 40 आदमियों को कितने वॉशरूम आपके ख्याल में चाहिए? इतने वॉशरूम उस घर में नहीं है। उनके कपड़े धोने होंगे, सवाए चौधरी गुजरात के चौधरी होंगे, किसी के पास ये अरेंजमेंट नहीं है। वो चूंकि सिर्फ घर नहीं चलाते और कई चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो वेलफेयर का एक निजाम है चौधरी परवेज इलाही की बेगम का, और कई चीजें हैं। तो उनके यहाँ ये एक धोबी है, नाई है, जगह भी बहुत बड़ी है, और खाना पकाने का निजाम है। वो 40 आदमियों के लिए खाने का सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो टेररिस्ट उन्होंने कोई पकड़े वकड़े कहीं नहीं है, वो आदमियों को मार पीट के जैसे लोगों से बयान दिलवा रहे हैं। तो ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने हाथ में लगी हुई जेल की मोहरें दिखाई कि हमें अपना गिरफ्तार किया है टेररिज्म में, और हम तो जेल में थे, जेल से निकाल के तो फिर टेररिज्म में गिरफ्तार कर लिया। ऐसे सफाया झूठ बोल रहे हैं अमर मीर साहब भी। और वो तो उन्होंने कहा हर जिले में इमरान खान ने गैंग बना रखे थे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। वो वर्कर हैं, गैंग का क्या मतलब है? अब उन्होंने जो गलतियां की, मसलन आग लगाई फर्ज कीजिए कहीं, और जो कुछ किया वो तो तहकीकात से मुतय्यन हो सकता है। वो टेररिस्ट रखे हुए हैं, टेररिस्ट रखने का मतलब एक आदमी के पास है अपने जायज तरीके से
अपना करोड़ों रुपए माहवार आमदन हो तो कहें कि जी ये रात को खुफिया तौर पर अपना वो बेचता है, अपना चर्च बेचता है और उससे 2000 रुपए कमाता है। वो किसी बात की कोई लॉजिक होती है? अमर मीर साहब का रिकॉर्ड तो जरा चेक करें, इनके जो 2-4 हजार आर्टिकल छपे हैं सारी जिंदगी में, उसमें इंडिया पे कितनी कर्म फरमाई है और पाकिस्तान पे कितनी है। लेकिन हारून रशीद साहब, अब तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई के मेंबर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और छोड़ के जा रहे पार्टी, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा पीटीआई को? और जी हेलो जी जी हारून रशीद साहब, आवाज आ रही सर? हाँ, बीच में कट रही थी। पीटीआई के जो मेंबर हैं जी, ये मैंने कहा ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा और उनको क्या पड़ेगा? और फर्क नहीं पड़ेगा, वोटर नहीं अपनी राय तब्दील करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसको मंसूबा है, और मंसूबा ये था कि इमरान खान से कहा जाए वो चला जाए। जैसे नवाज शरीफ साहब चले गए थे तो कोई ऑप्शन नहीं रहा कि लोग मायूस होकर काफ लीग में चले गए। और बाकी ये है, किसी को फाइलें दिखा रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को तरगीब दे रहे हैं और कि भाई तुम्हें जिता देंगे। अभी पार्टी भी नहीं बता रहे, जिससे मुझे शुबा है कि नून लीग तो नहीं। उधर जरदारी साहब कह रहे हैं सिंध वाले, सिंध में लैंडस्लाइड विक्ट्री, सिंध में तो आज तो कोई पार्टी जीती ही नहीं, इंडिविजुअल जीतते हैं। मतलब ये कि सौदा करने के लिए पैसे रख छोड़े हैं। और सिंध में लैंडस्लाइड कैसे हो सकती है जी? कराची में, हैदराबाद में, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ख्वाब देख रहे हैं। तो 2013 में भी कहते थे इलेक्शन विल नॉट बी फॉट, इट विल बी बॉट। हाँ जी, ठीक, सही। वो अपना बिलावल को वजीर आजम बनाए बैठे हैं, 2% से ऊपर वोट नहीं जाते उनके। लेकिन हारून रशीद साहब ये बैन भी तो करने का कह रहे हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, हमने एविडेंस भी दे दिए हैं। टेररिस्ट बैन कर दें, बल्कि मुल्क की 70% आबादी को सूडान से एग्रीमेंट करके ना, उनके पास जमीन पड़ी हुई है बहुत बेताशा, और पानी भी ज्यादा है इनके, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सूडान मुंतकिल कर दे 70% आबादी को। इन पाबंदियों से क्या हो सकता है? ये 2023 है। और वो जो देखिए ना, जब ये तजर्बा कामयाब हुआ था तो अपोजिशन की पार्टियां जो थी उनके मजमूई वोट पीपल्स पार्टी से ज्यादा थे। वो तो इसलिए हार गई थी बेनजीर से 88 में कि वो पार्टियां सारी अपने उम्मीदवार मुत्तफिका तौर पर तो नहीं खड़े कर सकती थी, वो मुख्तलिफ पार्टियां थी। तो बैसीत मजमूई पीपल्स पार्टी के वोट 39% से 61% उनके खिलाफ पड़े थे, लेकिन ज़ाहिर वो बट गए। तो अब कैसे कामयाब हो सकता है? अब तो उसके वोट ही 70% के करीब हैं। और ये जो तमाशा है ना जो जारी है, ये बहुत दिन नहीं जारी रह सकता। 66 अरकान कांग्रेस ने मुखालफत की, सऊदी अरब ने भेजा, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अमारात ने भेजा है, चीन यहाँ कह के गया है। और मुझे यकीन है कि तुर्क भी कह रहे होंगे, इसलिए कि सारी दुनिया कह रही है, जैसे हमारा बिजनेसमैन कह रहा है, जर्नलिस्ट कह रहा है, हर आदमी कह रहा है कि इकोनॉमी बिल्कुल जो बची खुशी है वो बर्बाद हो जाएगी। अकील करीम साहब से मेरी बात हुई, वो इन चीजों को सबसे बेहतर समझने वाले लोगों में से हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा अब तो लोग डॉलर खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदते, क्या सोना? उन्होंने कहा नहीं, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, लोग इतने डरे हुए हैं। अच्छा, सही। और मतलब अब वो हबीब रफीक कंपनी जो है, जो बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कहा डिफॉल्ट का खतरा, फिर दरामदाद सारी बंद कर दी है। इसके बावजूद ये सूरत हाल है, तो ये ज्यादा दिन नहीं चल सकती, ये ही जान है। ये ठीक है, खान साहब ने शुरू से, हम उनसे कह रहे थे 2-3 साल से तो मुसलसल कह रहे थे, ये गालम गलोच और ये इल्जाम तराशी और ये लड़ाई झगड़ा, ये पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं सूट करता। ये सूट करता है, ये अल्ताफ हुसैन की पार्टी थोड़ी, और उसका भी अंजाम क्या हुआ था? ये एक जमहूरी सियासी आम सियासी जमात है, तशद्दुद सूट नहीं करता। नवाज शरीफ साहब भी सुना है तनाई में यही कह रहे हैं, भाई मिलिट्री कोर्ट्स बन गई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी सर, इनको कुछ नहीं मिलेगा, जो पंजाबी में कहते हैं ना, कख नहीं लपेगा। अच्छा, जरदारी को भी और नवाज शरीफ को भी। अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान परखचे उड़ा के रख देगा, और अगर ये तो बड़ा ऑब्वियस है, और अगर धांधली हुई तो जाली जो हुकूमत बनेगी वो ठहरेगी कितने दिन, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, वो दुनिया के साथ डील कैसे करेगी, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मईशत कैसे चलेगी। अच्छा हारून रशीद साहब, आपने कहा कि अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होते अभी आपको नजर आ रहे हैं? वो
अभी तो चंद दिन ठहरे ना, 10, 15, 20 दिन ये अपनी जलगार से फारग हो जाएं। जब ये अपनी जलगार से फारग हो जाएंगे, वो ईरानी दौर के एक शायर ने कहा था, जब तुम मेरे नाखन नोच चुकोगे, मेरी खाल उधेड़ चुकोगे, और जब तुम मेरी हड्डियां तोड़ चुकोगे, तो है मेरे कातलो, इसके बाद तुम क्या करोगे। अभी तो इस जलगार को चलने देना, अभी झूठ को फैलने दें। अभी कितने ये थक जाएंगे। वो मोहम्मद अली कले जो था बॉक्सर, आपने तो उसके मैच शायद नहीं देखा, जो मैंने देखे हैं, वो अपना ताकतवर आदमी था, लेकिन वो 5-6 आपने याद तो ये करता था, पहले उसमें नॉकआउट कर देता था फौरन पहले राउंड में। या वो देखो, वो तकड़ा बंदा है ना, तो 5 नाचता फिरता था और मार खाता रहता था। वो मार मार के थक जाता था, तो वो उसको नॉकआउट कर देता था। इमरान खान बहुत ताकतवर है, अवामी तायद का कोई बदल नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है अमेरिका इनकी मदद करे, कोई 10 करोड़ वोटर अमेरिकी वहां से ले आए। लेकिन अब यहाँ पे ये भी सवाल है ना हारून रशीद साहब के, इमरान खान साहब अब मुज़ाकरात का भी कहते हैं कि ठीक है आए बात कर लें, और वो बहुत सारे ज़ाहिर है कि ताकतवर हलकों की तरफ ये इशारा करते हैं कि उधर वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे तो वो बिल्कुल नाउमीद हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो आपको लगता है कि दोस्ती हो सकती है ताकतवर हलकों से? फैसला देना, बातचीत होगी तो उन्हीं से होगी। तो ये दोस्ती कैसे होगी? नहीं, वो तो उन्हें ये कहना चाहिए, लेकिन इसको अगर उन्होंने इमरान खान की कमजोरी समझा, तो कमजोरी उसने दिखानी होती तो चला जाता ना। वो तो उसने बंदे भी सारे भेज दिए कि सब चले जाएं, हैं? जी। जैसे हमारे आका व मौला इमाम हुसैन ने कहा था, उनसे तो किसी की मुनासिबत नहीं है। एक तारीखी वाक्य सिर्फ बयान कर रहा हूँ कि शमें बुझा दी जाए और जिन्हें जाना है वो चले जाए, चला जाए। गया तो कोई नहीं था। यहाँ तो लोग जा रहे हैं, जाएंगे, कमजोर लोग जाएंगे। क्योंकि उस बयान में मुझे बड़ा अफसोस हुआ खान साहब के कि भाई जान मारिए, आमिर कैनी ने पैसे बनाने में जान, आमिर कैनी को पूछता कौन है, उसके वोट कितने, काउंसलर तो वो बन नहीं सकता। सेक्रेटरी जनरल के तौर पे भी, वजीर सेहत के तौर पे भी उन्हें खुद हटाया था उसकी करप्शन की वजह से। और आरआईसीएत में और प्रॉपर्टी बिजनेस में एक दफा तो खान साहब को ले गया कि प्रॉपर्टी डीलर के वो उसको जनाब उसको शील्ड भी दिलवाई। बड़ी पुरानी बात है। मैं बड़ा हैरान हूँ यार, ये क्या हो रहा है। बाद में पता चला कैनी का उसमें हिस्सा है। वो गलती से एक छोटा सा फ्लैट उसमें मैंने भी खरीदा था, 13 पैसे भी मुश्किल वापस मिले, फ्लैट तो मिला ही नहीं। हाँ जी, तो ये जो पाले इस तरह के बात रखे हुए थे, उनके पास ही गॉट ए चांस। पार्टी की अपनी सफाई हो जाए, सब बंदी हो जाए। ताखिर मैं तो उनसे जब आखिरी दफा मिला हूँ 4-5 दिन पहले, तो मैंने कहा उजलत काहे की है। हर चीज अपने वक्त पे होती है, हर चीज का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और लास्टली हारून रशीद साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज कलअदम करार दे दिया। अगर तुम शहीदी हो गए तो टीपू सुल्तान बन जाओगे। जी, बीच में कुछ आवाज़ ड्रॉप हो गई, मैं सुन नहीं पाई। लेकिन हारून रशीद साहब लास्टली ये फरमाइएगा, ये पीटीआई वापस अगर कौमी असम्बली जाती है तो आपके ख्याल से ये बेहतर उनके लिए हो जाएगा, कुछ प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी ज़ाहिर है मेंबर असम्बली होने की वजह से, और कुछ अहम फैसलों में भी कुछ शिरकत हो जाएगी, तो ये एक अच्छा फैसला। समझे नहीं क्या हुआ सर? ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया ना, जो इनकी इस्तीफे मंजूर हो गए थे कौमी नहीं आने देंगे मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, तो सूरत हाल में एक बुनियादी तब्दीली आएगी। फिर मतलब ये अपोजिशन लीडर वो तो नहीं रहे ना, राजा रियाज नहीं रहे, तरीके इंसाफ वाले राजा रियाज, तरीके इंसाफ, हाँ जी, इमरान खान की तरीके इंसाफ, वो तो नहीं रहेंगे। तो फिर उसकी नौयत तो बदलेगी। देखिए, ताकत जब पहल आती है ना, जैसे जो नेकी का ख्याल आता है ना, ये सूफिया कहते हैं, ख्वाजा मेहर अली शाह कहते थे, तो बर्क की तरह ताकतवर, बिजली की तरह चमकता है, लेकिन वो हर दिल उसको थामता नहीं है। इसी तरह नफरत जब ज़हूर करती है और ताकत जब ज़हूर करती है, तो बड़ी बेपनाह उसमें कुव्वत होती है, लेकिन वो बरकरार तो नहीं ना रह सकती। वो जी सब लोग बुज़दिल नहीं होते और सब लोग कमजोर नहीं होते, और लोगों को कोई चीज भूली नहीं। अरशद शरीफ की शहादत नहीं भूली, जो लोग मुल्क से बाहर जाने पर अखबार में मजबूर हुए वो नहीं भूले, जो खातीन के साथ सलूक किया जा रहा है वहां क्यों नहीं कर रहे, पख्तूनख्वा में बहुत कम हुआ है। तो वो आतिफ ने कहा कि ये याद रखें कि ये है पश्तून माशरा है, जिसने ये करना है वहां नहीं कर रहे।
और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ना यहूदी एजेंडा, बिलावल कह रहे हैं ना ये यहूदी अपना अरकान असेंबली हैं 66 कांग्रेसमैन जिन्होंने इमरान खान के इन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल पे बयान दिया है। जी। तो ये दुनिया बहुत छोटी, अभी अभी चंद दिन में देखें आप दुनिया में कितना रिएक्शन होता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारून रशीद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और कुछ हमने तज्जिया करने की कोशिश की कि क्या वो प्लान कर रहे हैं। इससे बेशतर कि जो मैं चलूँ जी चौधरी साहब की तरफ या ब्रेक की तरफ हमें जाना है? चौधरी साहब की तरफ जाती हूँ। चौधरी साहब, जो ये मैंने अभी सवाल भी किया हारून रशीद साहब से, आपकी तरफ भी मैं ये लेके आऊँगी कि ये जो बात हो रही है कि जी पार्टी मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं या इनके जाने से कोई फ़र्क पड़ता है, तो अभी आप मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद लोग भी जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग तो बड़े बड़े नाम भी ले रहे हैं कि वो भी जा सकते हैं। जो अभी तक समीना लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, अमीन असलम साहब के बेटे एमपीए के उम्मीदवार थे अटक से, उनको टिकट नहीं मिला। जो 9 साउथ से गए हैं ये भी टिकट होल्डर थे, बाद में इनको टिकट नहीं मिला। तो वो तो कोई ऐसे जिसको आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली तो कोई बिग विग्स नहीं है जिससे कोई फ़र्क पड़े अभी तक जो सूरत हाल है। आगे की सूरत हाल अभी क्या होती है, लोगों के ऊपर प्रेशर है और लोग क्या करते हैं, अभी ये तो फिर सूरत हाल आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। एक बात मैं हारून रशीद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला दिया है नेशनल असम्बली में वापस जाने का, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। आपने देखा है कि इस वक्त आज भी 2 जज साहबान ने, एक लाहौर एक इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा है कि आप अदालत की रिट को फ़ारिग करें, जो आज हमारा मौजू भी है। वो जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और फजल रहमान साहब भी पीछे अपने बंदे लेके और सरकार की मुद्दत में उनकी हेल्प से वो जिस तरह गए और जिस तरह से चढ़ाई की गई, इस वक्त अदालत के फ़ैसले माने नहीं रखते हैं। इस वक्त जो है वो नेशनल असम्बली में इसको नहीं माना जाएगा और उसका ज़ाहिर फिर अमल दरामद पे भी अदालत के पास तो अखलाक की ताकत होती है, कलम ही होता है, उसके अलावा जज के पास फोर्स तो होती नहीं। तो मुझे नहीं नज़र आता कि इस वक्त पीटीआई को असम्बली में जाने दिया जाएगा या उनका कोई मुस्तकबिल में करीब में ये मामला है, क्योंकि अब तो मामला नज़दीक लग गया है, 1-2 महीनों की बात है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर दिया जाए तो वहाँ पे भी इतना टाइम लग सकता है, तो वो बात भी नहीं होगी। अभी फ़िलहाल मामला जो है बहुत गर्म है, अभी मामला बहुत गर्म है। ठीक है, चलिए एक ब्रेक लेते हैं और मामला को ज़रा ठंडा करने की कोशिश है चौधरी साहब, फिर आगे वापस बात करते हैं। जी, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो ये सिलसिला जाके कहाँ रुकेगा और फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये तो सारा टाइम एक चल रहा है क्राइसिस का, ये निकल जाएगा तो क्या फिर भी हम अदालतों के फैसलों को ऐसी हवा में उड़ता हुआ देखेंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पे हारून साहब से भी बात हुई, ये भी बात हो रही थी कि क्या पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा, क्या इमरान खान साहब बाहर भी जा सकते हैं? और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या इमरान खान साहब बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये खबरें हैं मार्केट में कि उन्हें ये ऑफ़र की गई है कि आप बाहर चले जाएँ कुछ अरसे के लिए, तो काफ़ी ये जो क्रैकडाउन का सिलसिला है इससे आपकी बचत हो सकती है। तो इस तरह का सवाल सहाफ़ी ने भी उनसे किया, उन्होंने क्या जवाब दिया ज़रा सुन लीजिए। इमरान साहब, इस बात का इम्कान है कि इमरान खान साहब भी एग्जाइल में चले जाए, जैसे हमने इससे पहले देखा मोहतरमा भी गई, मियाँ साहब भी गए? मुझे नहीं लगता। इमरान खान जो है उनकी शख्सियत इस तरह की नहीं है कि वो जाएं, और दूसरा ये कि वो खुद एक ज़िद्दी और खुद सर तबीयत के मालिक हैं। उन्होंने जब फैसला कर दिया है कि उन्होंने लड़ाई कर दी है, तो वो देखें लड़ाई के मोड में ही है, वो अब जाएंगे नहीं। मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पर कि वो बाहर चले जाएँ, यही रहेंगे चाहे मामला जितने भी बिगड़ जाए, उस मामलात को सुलझाने के लिए बाहर कभी नहीं जाएंगे। और पार्टी को बैन करने की जो बात हो रही है, इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? समीना, माजी में कितनी दफ़ा मुख्तलिफ पार्टियां बैन होती रही हैं, जब उनको कोई फ़ायदा उसमें नहीं हुआ, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई जो इस वक्त देखें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पीटीआई इस वक्त मकबूल तरीन सियासी जमात बनी हुई है। अगर मकबूल तरीन सियासी जमात को आप बैन कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, सिवाय इसके कि अनारकी और हिजान मज़ीद बढ़ेगी, इसमें मज़ीद इजाफा होगा।
जहाँ तक ये बात है कि ये जो 9 मई को एक्ट हुआ, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस काम के ख़िलाफ़ है। और अब तो बिल आखिर इमरान खान साहब ने ख़ुद भी मजम्मत कर दी है, सदर अलवी ने मजम्मत की है, सब ने मजम्मत की है। वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन उसकी आड़ में आप पूरी किसी एक जमात को दहशतगर्द करार नहीं दे सकते। और मैं नहीं समझता कि मजमूई तौर पे आप ये कह दें कि इस कार्रवाई के बाद पूरी सियासी जमात ही जो है वो दहशतगर्द तंजीम में बदल चुकी है। अगर उसके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और लीडर और उनके सबूत भी हैं तो ठीक है, आप सबूत दिखाएं और उनको भी किटारे में लेके जाएं, उनको भी सजा दें। बल्कि अब तो इमरान साहब काफ़ी मैं वीडियोस देख रही थी, यास्मीन राशिद साहिबा की भी वीडियो थी और भी लीडरान की वीडियो थी जो ये बाकायदा मना कर रहे थे कि आप लोग अंदर ना जाएं। ऐसी मैंने खुद वीडियो देखी है यास्मीन राशिद साहिबा की। तो इससे तो उल्टा तासुर ही जाता है कि जहाँ लीडरशिप मौजूद थी वो तो रोक रही थी, जहाँ पे लीडरशिप मौजूद नहीं थी वहाँ मॉब आउट ऑफ कंट्रोल भी था। ये तो आपने देखी है ना, हो सकता है किसी वीडियो में कुछ लीडर उकसा भी रहे हो। मैं वही कह रही हूँ ना एग्जैक्टली कि लेकिन ये चीजें ये हैं कि आप सच को सामने तो लाएं, सच को सामने लाएं, अदालतों में पेश करें। इमरान साहब इन्वेस्टिगेशन से हो सकता है ना, लेकिन हमें तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन हुकूमत तो ये वो यानी तय कर चुकी है कि ये इनका ही काम है और ये बाकायदा एक पार्टी पॉलिसी के तहत हुआ। नहीं देखिए समीना, बात ये नहीं है कि हुकूमत तय कर चुकी है, बात ये है कि ये देखें अभी भी जो फुटेज चल रही है, ये जो लोग हैं जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके सामने फुटेज इस वक्त चल रही है, क्या ये हुकूमत ने तय किया कि इनसे ये करवा के फिर इनको अंदर कर दें? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये लोग पीटीआई के बाकायदा इमरान खान के हुक्म पे ऐसा करें, ये चीज इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी ना। ये इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी, लेकिन ये जो लोग हैं इनको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। अब अलबत्ता ये कि किस लीडर के कहने पे उन्होंने किया है, ये कानून के तरीके के मुताबिक उनको फैसला करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो लोग उसमें वाकई को इन्वॉल्व हैं उनको जरूर दें और सबको रगड़ा ना लगाएं। चौधरी साहब, ये जो बैन करने का एक बात हो रही है और कह रहे हैं कि जी ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये दहशतगर्द जमात है, इसका क्या प्रोसेस इतना ही आसान है कि जिस तरह से हुकूमत ने ये आज वो निगरान हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा जी ये वीडियोस दे दी है, एविडेंसेस दे दिए ये जी, तो इसके बाद आगे प्रोसेस आगे शुरू हो सकता है? इसका प्रोसेस समीना ये होता है कि वफाकी हुकूमत सिफारिशात भेजती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड करना होता है। पाकिस्तान की तारीख में अवामी नेशनल पार्टी जिसको आप कहते हैं वो नेशनल अवामी पार्टी होती थी आगाज़ में, उसको एक दफ़ा बैन किया गया था और उसमें इराक़ की सफारत खाने से असला निकाला गया था। तो इस सारे जो प्रोसेस की जो शुरुआत निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए की है, तो इस पर तो यहीं से बहुत सवालात उठ जाएंगे कि क्योंकि इन दोनों के जो मामलात हैं इमरान खान के साथ वो तो कोई बहुत ही हमेशा से बेहतर नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन रोज़ उनको नोटिस देती है, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आड़ में, और निगरान हुकूमत जो है वो भी अपनी बड़ी खुली दुश्मनी पे है उनके। उन्होंने ज़मान पाक के घर पे हमला भी किया, ऑपरेशन भी किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अल्टीमेटली तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। तो ये प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आजकल के हालात में बैन करने का सोचना या कहना ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल तो नहीं होता। और पीटीआई को जो इमरान याकूब खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे दूसरी राय लेना शायद मुमकिन नहीं है। पीटीआई को बैन करेंगे तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि अवामी हमायत नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेगी तो ये तो नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि इन दोनों जमातों की वजह से ही जिस तरह से पीटीआई की मकबूलियत की एक वजह ये जमातें भी हैं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी भी कोई नहीं है और इनका जो इनोवेशन भी नहीं है, नई बातें भी नहीं हैं। ये पुराने डगर पे चल रहे हैं, पुराने तरीके से ही मामला चलाने चाहते हैं, जो आजकल के वक्त और हालात पे तो शायद मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है अदालतों की आपने बात की है, लेकिन अदालतें तो खुद ऐसा तो नहीं हो गया चौधरी साहब के अंडर प्रेशर आ गई हैं या खुद को बेबस महसूस कर रही हैं। एक तरफ हमने देखा, हम पिछले हफ्ते ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि शायद कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत बड़ी कोई कार्रवाई की हो।
और फिर दूसरी तरफ जिस तरह से जो मातहत अदलिया है, जो हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो जज साहिबान के रिमार्क्स मैं देखती हूँ, चाहे वो इमरान रियाज के केस में हो, चाहे वो शीरी मजारी साहिबा के केस में हो, तो वो भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल मायूस हो गए हैं कि वो लोग अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते। तो फिर हम किससे उम्मीद रखें ऐसी सूरत हाल से? देखिए समीना, जो मरोज़ी हालात होते हैं, अदालत जो होती है, अदालत के फ़ैसले जो हैं ज़ाहिर वो अखलाकी तौर पे बाइंडिंग होते हैं, और इंतज़ामिया जो है वो उस पर होती है, उसको अमल दरामद की पाबंद होती है। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ अरसे से अदालतों के ख़िलाफ़, जैसे आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी ये कहा, एक सोची समझी स्कीम के तहत उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनकी अदालत में बैठे हुए जजेस के ऊपर, बिकॉज़ वो जवाब तो दे नहीं सकते, तो मीडिया के ऊपर तकरीरों के ज़रिए उनको जो है अर्जा सराई की जाती है, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, वीडियोज़ ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं, और जिस तरह से उनके ऊपर एक हमला आवर है इंतज़ामिया, ये जो PDM की हुकूमत है, इससे तो ज़ाहिर होता है ना अदालत का जो इस निज़ाम में एक किरदार है उसको तो महदूद किया जा रहा है, और इस तरह से यही ख़तरा है कि इस तरह से अगर चलाया जाता है तो ये तो फिर अनारकी और एक उस किस्म का मुल्क बन जाएगा जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी। तो मुल्क क्या, घर निज़ाम किस तहत चलते हैं। अगर घर में भी निज़ाम ना हो और हर कोई अपनी मर्ज़ी करे तो घर तो तबाह हो जाते हैं। तो जो मुल्क को चला रहे हैं उनको भी सोचना तो पड़ेगा कि क्या इस तरह से मुल्क चल सकता है, क्या इस तरह से आप अदालतें बेल दें और आप जेल में डाल दें, क्या ये रवैया ठीक है, क्या ये कितनी देर चलेगा। हारून रशीद साहब ने जैसे कहा है, ये इस तरह से तो मामलात जो हैं पाकिस्तान में जिस तरह मैं इस पे जरा शॉर्ट कमेंट इमरान साहब का भी ले लूँ, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है चौधरी साहब। लेकिन ये बात बड़ी रेलेवेंट है इमरान साहब के, जिस तरह से बेल्स होती हैं फिर गिरफ्तारी हो जाती है, और रात नहीं गुजरती है तो गिरफ्तारी हो जाती है। बल्कि फवाद चौधरी साहब को आपने देखा कि उन्हें किस तरह भाग के वो दोबारा हाई कोर्ट गए, शीरी मजारी साहिबा को जिस तरह रात के वक्त दोबारा उठाएगा। तो ये अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फिर अल्टीमेटली अदालतें क्या करेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई उस तरह तौहीन अदालत का भी नोटिस नहीं भेजा। सबीना, अदालतें फिर ये करेंगी कि जैसा चौधरी ज़हरुल्लाह साहब के केस में हुआ था कि अदालतों ने ये किया था कि जितने केसेस होंगे उनमें ज़मानत, और जितने अभी होंगे उनमें भी ज़मानत, तो वो फिर भी पकड़ लेते हैं। सुन लेना, गुजारिश ये है कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अदालतें तो जो उनके पास केस जाएगा उसी में ज़मानत दे सकती है ना। जहाँ तक ये बात है कि दूसरे केस में पकड़ना, तो अब देखिए कानूनी तरीक़ाकार ये है कि अगर किसी पे कुछ 10 ये अलग एक बहस है कि वो केसेस ठीक हैं या गलत हैं, कहीं उनको वैसे तोना लगाने के लिए नहीं तो केसेस कर दिए गए, जो अक्सर होता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर केसेस हैं, वो झूठे हैं, वो सच्चे हैं, वो बेबुनियाद हैं, जो भी हैं, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, पुलिस हो तो पकड़ेगी, उनको गिरफ्तार तो करेगी। अब वो बेचारा अगर उस पर 10 केस हैं, 20 केस हैं या 25 केस हैं, जितनी देर तक वो उस प्रोसेस में भुगतेंगे नहीं, उनको ये सब भुगतना पड़ेगा। और ये आज इसलिए हो रहा है कि माजी में भी हुकूमतें इसी तरह से करती रही हैं। इमरान खान साहब के खुद अपने दौर में भी इस तरह से लोगों पे मुकदमात होते रहे हैं। वो अलग बात है कि वो कहें जी वो हमें नहीं पता था, किसी और ने किए, भाई किसी ने भी किया, हुकूमत तो आपकी थी। तो जब ये हर हुकूमत में इस तरह से लेकिन इतनी तादाद में तो किसी के ऊपर भी नहीं हुए इमरान साहब, इस तरह का तो नहीं था कि उधर से सुबह निकल रहे हैं शाम को पकड़े जा। समीना, आप शायद भूल गई हैं, मीर शकील रहमान पे 100-150 से ज़्यादा मुकदमात हुए थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप रहने दें, हर दौर में इस तरह के काम होते रहे हैं। अब ये कहना कि जी एक कत्ल भी कत्ल है और 10 कत्ल भी कत्ल है, अब मामला उसी तरह से। खान साहब मीर साहब के केस के बाद फिर अदालत की इंटरवेंशन हुई थी, और उसमें फिर ऐसी जो कार्रवाइयाँ उनके ऊपर अदालत ने पाबंदी भी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद हो। जी। ये मीर साहब के केस में इंटरवेंशन की थी, फिर जुडिशल इंटरवेंशन। ये क्या तरीक़ाकार है कि एक ही वकूआ के ऊपर आप 150 केस नहीं बना सकते। नहीं, अब तो हम मीर साहब के ऊपर भी आई थिंक 150 तो नहीं थी, कोई 8-5-6 थी। नहीं, सब टोटल तो 150 केस हो गए। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मईशत की भी बात करते हैं। ये पकड़ धक्कर और यलगार जिसको हारून रशीद साहब राइटली कह रहे थे, इसमें मईशत का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, और IMF अभी भी रूठी बेगम है जो मान नहीं रही है, सब कुछ करके देख लिया है। और उसके बाद फिर आगे
किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी इकॉनमी की, क्या पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं, अभी तक तो उसकी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। आईएमएफ ने अभी तक हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब आईएमएफ से जो मामला है वो खटाई में है। ताहाल नई कर्ज मिल रहा, वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने $3 अरब का कर्ज दे दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी। इसकी वजूहात क्या हैं? माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच। और सर, सबसे पहले तो यही सवाल जो मैंने अभी बात भी की है, क्या वजह है? आईएमएफ का तो कर्जा ऐसे है कि जैसे अब सब लोगों ने वैसे उम्मीद भी छोड़ दी है कि मिलेगा भी कि नहीं। इतने अरसे से सारी बातें पूरी कर दी, फिर भी नहीं मान रहे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान कोई बहुत छोटा मुल्क नहीं है और एक जौहरी क़ुव्वत भी है और इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो बहुत सी मुसलमान दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। तो हम आम मुल्क नहीं हैं, और आज जब आप आम मुल्क नहीं होता तो उसके लिए ख़तरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं कानूनी पोजीशन ये है कि आईएमएफ से कर्जा लेना हमारा कानूनी हक़ है। आईएमएफ हमें कर्जा देने से इनकार नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी शराइत को सख्त कर सकता है। नंबर एक। दूसरी ये कि वो अगर हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर वो 30 जून तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, $2 अरब उनको उन्होंने हमें देने, $2.4 अरब। नहीं दे तो नहीं दे, हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें ये हक़ हासिल होगा कि हम दोबारा जून के बाद किसी वक्त फिर जाएं आईएमएफ के पास और हम कहें जनाब हमें $7 अरब का या उससे ज़्यादा रकम का कर्जा दें, 3 साल के लिए दें, तो उनको देना पड़ेगा। यानी अगर वो इस वक्त अमेरिका के इशारे पर किसी वजह से भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमने भी उनको मौका दिया है, हमारे आईनी झगड़े हैं, सियासी झगड़े हैं, पता नहीं चलता हुकूमत रहती है नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हंगामा आराई है, और तो हमने भी उनको मौका दिया है। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड है और हमारा टैक्सों की वसूली जो है गिर गई, बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है, उनको थोड़ा बहुत जवाब भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं। हुकूमत बहुत यकीन भी नहीं है, इसलिए कि अगर वो बजट पेश करना पड़ता है उनको आईएमएफ के प्रोग्राम के मुताबिक, तो वो तो बड़ा सख्त बजट होगा, इलेक्शन ईयर भी शायद ये हो। तो हुकूमत भी ये सोच रही है कि अगर ये नहीं देते तो ना दें फिलहाल। अभी तो हम चीन हमारा दोस्त मुल्क है, वो समझता है कि मगरबी ताकतें और आईएमएफ पाकिस्तान को क्यों तंग कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को कुछ महीनों के लिए संभालेगा। फिर हम दोबारा बजट अपनी मर्जी का पेश करें, अभी आवाम को रिलीफ भी दें। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, हमारी वजीर मुमलिकत बराए ख़जाना जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम बजट में आवाम को रिलीफ देंगे और बड़ा रिलीफ देंगे। पूछा गया जी वो रिलीफ क्या होगा? कि जी वो रिलीफ ये होगा कि हम बजट खसारे को कम करेंगे, और जब बजट खसारा कम करेंगे तो आगे चल के महंगाई जो है वो कम होगी। ये आवाम को रिलीफ है, इसको रिलीफ इसको नहीं कहते हैं। बजट खसारा कम कर सकते हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, तालीम का बजट आप कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें, वो भी रिलीफ, बजट खसारा कम हो जाएगा। रिलीफ तो वो होता है जिससे आवाम को कुछ फायदा हो, वो उन्होंने बता दिया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये सोच सकती है कि अगर हमें अच्छा बजट देना है अवामी मफाद में, तो आईएमएफ के प्रोग्राम में फिलहाल जून तक तो आईएमएफ के झंझट में न जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब आपने बताई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फिर हमारी इकोनॉमी ये बियर कर सकती है ये डिले? क्योंकि बहुत सारे मईशतदान तो ये कह रहे हैं कि हम फिर डिफॉल्ट के धाने पर खड़े हैं, अगर आईएमएफ से कर्जा नहीं मिला तो फिर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपकी खिदमत में, अगर आपको याद हो, अक्टूबर में मैंने कम से कम 2 दर्जन दफे कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान कब डिफॉल्ट करेगा ये मैं आपको बता दूं, जब तक हुकूमत पाकिस्तान खुद नहीं चाहेगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर सकता, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये अपने मुल्क को देखें ना, मुश्किलात ज़रूर हैं, हमारी गलतियाँ भी हैं, लेकिन अपने मुल्क को इतना गिरा के ना देखें। अमेरिका जो है वो यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है, उनकी मुश्किलात बड़ी हुई हैं, उनको अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है, चीन को हमारी मदद की ज़रूरत है अफगानिस्तान के मामलात में, वस्त एशिया के मामलात में, ईरान हमारे साथ दोस्ती निभा रहा है। तो ये ताकतें पाकिस्तान को फिलहाल नहीं गिरने देंगी। हम ही कहते रहे, हमारे लीडरान कहते रहे, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आज देख लें डॉक्टर साहब, कहीं खुशफहमी में मारे ना जाएं हम, यही सोच के कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई पकड़ ही लेगा हमें।
नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया है कि जब तक खुद हुकूमत पाकिस्तान नहीं चाहे हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। दूसरों के चाहने से कुछ नहीं होता। मेरी हुकूमत को भी तैयार होना पड़ेगा डिफॉल्ट के लिए। अपने मुल्क को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। आप मेरी बात गुजारिश सुन लें, मैं क्यों कह रहा हूँ। चाइना के लिए सीपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनका 1000 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर खुदा न खास्ता सीपेक को झटका लगता है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करता है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कहेंगे जी ये सीपेक की वजह से, इसको बंद करो। तो उनका तो इतना जबरदस्त स्टेक है। तो जिस मुल्क के पास 3000 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा दोस्त चीन जो है उसके पास जो रिजर्व्स हैं, अमेरिका और 27 यूरोपियन ममालिक के जो मजमूई रिजर्व्स हैं उससे अकेले इस मुल्क के ज्यादा हैं। तो जिसके पास 3000 अरब जो हैं वो चंद अरब डॉलर देके हमें नहीं देगा कि हमें बचाना है, नहीं, इसलिए कि उसका अपना मुफाद है। सीपेक चल रहा है। डॉक्टर साहब ये बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक फैक्ट ये है कि अभी तक तो अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। मुआशी हालात दगरगू हैं। ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, चाइना ने और सऊदीया ने भी और मिडल ईस्ट में तो IMF के जब तक आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो ये ममालिक तो आपको इमदाद नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि इमदाद जो है रेसिप्रोकल होती है, और दुनिया में इस वक्त तो कोई जंग भी नहीं है जिसमें पाकिस्तान का अहम रोल हो, जिसमें कोई अफगानिस्तान का मामला हो। तो ऐसी जो ये तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि नहीं देना तो ना दें, तो लेकिन ये मुल्क कैसे चलेगा अगर पैसे नहीं होंगे, और पैसे हमारे पास नहीं हैं। ये तो एक फैक्ट है। ये जो फिगर्स जिस तरह से ये जो बातें हो रही हैं, इसमें कोई हमें होप नज़र नहीं आती है, फॉल्स होप नज़र आती है। नहीं नहीं मोहतरम, आपने 4-5 बातें की हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में। मैं बता रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त अमेरिका की जो इकनॉमी है, यूक्रेन की जो जंग है, क्या दुनिया में एक और स्कैंडल बनाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे इस वक्त ना। मैं ये बता रहा हूँ, उनकी भी मजबूरी है। मगर ये मैंने नहीं कहा कि हमारे अवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगा। मैंने बात की है कि सिर्फ डिफ़ॉल्ट से हमें बचा लिया जाएगा फ़िलहाल, लेकिन 2024 में नहीं बचाया जाएगा। अभी आलमी हालात ऐसे हैं। देखिए, आप ज़रा सा एक मिनट ज़रा गौर फरमाएँ। चीन जो है उसने वो एक आलमी ताकत बनता जा रहा है, और अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी है चीन को कंटेन करना। तो चीन ने क्या किया, पहले ब्रिक्स बनाया, उसमें भारत को शामिल किया, हमें शामिल नहीं किया। बड़ा इदारा है उसका। फिर उसने देखिए कि आपने ईरान और सऊदी अरब से उसने किरदार अदा किया। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने तालिबान के मसले में बात की। अब वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स के साथ कारोबार करना चाह रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। सीपेक भी जो है वो उनको बचाना भी उनके लिए बड़ा अहम है। तो कुदरत ने हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे के किया है कि फ़िलहाल हमें बचाया जाएगा, लेकिन आवाम को रिलीफ देना वो हमारी हुकूमत का काम है। आवाम को फिर हम खुद ही कुछ करेंगे तो मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बस लास्ट टाइम इमरान साहब की ज़रूर इस पर राय ले लूँ। इमरान साहब, पेट्रोल भी पिछले दिनों सस्ता किया, जिसकी वजह से भी जो अभी डॉक्टर साहब बात करते हैं ना कि इलेक्शन में जाने से पहले वो चाहते हैं कि कुछ रिलीफ दे दें, तो क्या वाकई आपको लगता है ये जानबूझ के भी डिले कर दें कि हम पहले अपना कर लें बंदोबस्त इलेक्शन का, फिर बाद में देखें? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि जी अगर IMF हमें नहीं भी देता तो हमारे पास सिर्फ अगले महीने तक नहीं बल्कि दिसंबर तक किस्त देने का भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने ये बात की है। और जो डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि चीन ख़ास तौर पे ये अफोर्ड नहीं करता कि हम डिफ़ॉल्ट करें। लेकिन हुकूमत जो है उसको अगर ये नज़र आया कि इलेक्शन अभी होंगे, इस साल के एंड में या अगले साल हो जाएंगे, तो फिर हुकूमत पूरी ये कोशिश करेगी अपनी साख बचाने के लिए कि भले उसे IMF की कुर्बानी देनी पड़े, वो बजट अच्छा दें जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकें। और कि देखिए, जब तक हमारे सर पे IMF की छड़ी थी हम मजबूर थे, अब IMF नहीं है तो हमने पैसे होंगे तो ये सारी चीजें होंगी। सर ऐलान कर नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो सब ऐलान करने की बात है ना, हुकूमत डॉक्टर साहब से ना रहना अल्लाह का नाज है। और चौधरी साहब, ऐलान करने में कौन से पैसे चाहिए होते हैं, वो तो कोई भी ऐलान कर सकता है। चले जी, एक अब हमारे बल्कि प्रोग्राम का ही वक्त खत्म हो गया, तो यहीं पे प्रोग्राम को आज समेटते हैं। देखते हैं जी आने वाला बजट क्या आवाम के लिए तकलीफ लाता है या रिलीफ लाता है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।